नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। हमने कल जो है पैसिव वॉइस का रिवीजन कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिन्हें नरेशन भी कहा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नरेशन हमारे अगर 10th क्लास में बात करें तो 4 नंबर का प्रश्न आता है, 9th क्लास में भी ये है कोर्स में, उसके बाद में 11th में भी नरेशन है, और जो हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनमें भी नरेशन आते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट ग्रामर का एक पार्ट है ये नरेशन। तो नरेशन हम करें उससे पहले उसके जो मेन रूल हैं, नरेशन बोल दो या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोल दो, एक ही बात है। देखो नरेशन शब्द क्या होता है, अगर बात करें तो नरेशन शब्द नरेट शब्द से बना हुआ है, और नरेट का मतलब है टू से, कोई बात कहना, कोई कथन है, उस कथन को हम जब कहते हैं तो ये जो कथन होता है वो लगभग हम एक स्टोरी टाइप भी मान सकते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा, मैं वहां जा रहा था, यानी कि पूरी की पूरी बात है वो एक कथन के रूप में, कहानी के रूप में शो हो जाए, वो नरेशन होता है, नरेट शब्द से बना हुआ है। अब देखो हमें क्या ध्यान रखना है, मेन इसके जो रूल हैं कि बात को कहने के 2 तरीके होते हैं। एक मैं बात कहूं डायरेक्ट, लिखा हो डायरेक्ट, एक कहा हुआ इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा उस बात को वैसे ही बोल देना। राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, तो अब मैंने कहा कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, यानी उस बात में हमने कोई चेंज नहीं किया, जबकि ये आई किसके लिए था, राम के लिए। यानी कि हम डायरेक्ट जैसे शब्द बोले जा रहे हैं उनको वैसा ही बोल दिया तो वो डायरेक्ट होगा, और हमें किस में चेंज करना पड़ता है, इनडायरेक्ट में, यानी कि हम उसको अपने शब्दों में चेंज करें। तो राम ने मुझसे कहा कि वह स्कूल जा रहा है, यानी कि वह राम के लिए वह, हमने प्रोनाउन का यूज कर दिया है। तो नरेशन के मेन कौन से रूल हैं, अगर रियलिटी में बात की जाए तो अगर आपने सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश जो हमने क्लास में पहले ली थी, अगर आपने उनमें सेंटेंस सही तरीके से पढ़े हैं तो नरेशन सबसे इजी होगा, और अगर आपको सेंटेंस का पता नहीं है तो नरेशन समझ में आने भी नहीं। तो सेंटेंस के बारे में आपको वो क्लास समझ में आई हुई है कि कौन सा सेंटेंस ऑप्टेटिव होता है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी होता है, कौन सा सेंटेंस इंपेरेटिव होता है, असर्टिव सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है। अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो मेजर जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो भी हमें तुरंत समझ में आ जाएंगे कि हमें चेंज क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो नरेशन में एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जैसे कहा वैसा का वैसा बोल दिया। इनडायरेक्ट का मतलब उसके शब्दों में कुछ हम परिवर्तन लेकर आते हैं ताकि वो एक कथन के रूप में, कहानी के रूप में हमें समझ में आ जाए आसानी से, वो होता है। तो पहला रूल हम समझ लें, नरेशन का ये फॉर्मेट होता है, डायरेक्ट स्पीच इस प्रकार से होता है, या फुल स्टॉप हो सकता है, या साइन ऑफ इंटरोगेशन हो सकता है, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात याद रखनी है, बाहर आईएनजी, अंदर ईडी। अगर बाहर आईएनजी यानी हम ये मान लेते हैं ये एक दीवार है, सींग मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ये बाहर का पार्ट है, ये अंदर का पार्ट है। ये अंदर का पार्ट है वो हमारा एक कथन है, एक बात कही गई है, एक उस बात के बारे में ये एक कथन है, वो होगा। और बाहर आईएनजी यानी कहने का मतलब है कि इन्वर्ट, इनको क्या कहा जाता है वैसे, इन्वर्टेड कोमा, क्या कहेंगे, इन्वर्टेड कोमा। तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि ये रिपोर्टेड पार्ट है, ये रिपोर्टिंग पार्ट है, आपको इतना ही ध्यान रखना है इजी वे में, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा के बाहर। तो अंदर कौन सा है, ये, और बाहर कौन सा है, ये। तो इस पार्ट को कहा जाता है रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग वर्ब बोल दो, रिपोर्टिंग स्पीच बोल दो, रिपोर्टिंग पार्ट बोल दो, और इसको कहा जाता है रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टेड स्पीच बोल दो, रिपोर्टेड वर्ब बोल दो। तो आपको ये बातें समझ में आई होगी, इन्हें क्या कहेंगे, इन्वर्टेड कोमा।
वैसे हमारे 9th क्लास में आए हुए हैं पहले। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग बाहर आईएनजी अंदर ईडी, और यह है रिपोर्टेड पार्ट। पहली बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात है, देखो अगर आपको याद रहे तो रिपोर्टेड से ही याद कर सकते हैं। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि ये सेकंड फॉर्म है, मान लेते हैं हम, ईडी लगा हुआ है, जैसे लगभग सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी से ही और डी से बनती है, कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर रूल समझते जाना, एक इन्हीं रूल में सब लगभग हमारे नरेशन हो जाएंगे। पहला रूल समझ में आ गया होगा। दूसरा रूल है कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर के पार्ट को क्या कहेंगे, ये अंदर का पार्ट है, ये हमारे अंदर का पार्ट है। मैं कह रहा हूं कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर यानी रिपोर्टिंग पार्ट कौन कौन सा टेंस हो, कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर प्रेजेंट टेंस हो और फ्यूचर टेंस हो। कौन कौन से टेंस हैं? प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो। अब बताओ प्रेजेंट में कितने टेंस होते हैं? 4। कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, यानी 4 तो इसमें और 4 ही टेंस फ्यूचर में होंगे, जो पहले हमने सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। नियम समझ रहे हो? समझ लेना कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट में भी कोई सा भी टेंस हो, फ्यूचर में भी कोई सा भी टेंस हो, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो टेंस है उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर मैं क्रॉस का साइन लगा दूं तो इसका मतलब है टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और प्रोनाउन संबंधित रिलेटेड परिवर्तन हम कर देंगे। वो आगे की बात है, प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। तो 12 टेंस पढ़े हैं, 12 में से अगर 8 टेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर है तो टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। किसमें परिवर्तन करेंगे? प्रोनाउन में हम परिवर्तन करेंगे। प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन होगा वो आगे की बात है। अगला नियम है, तीसरा नियम है, अब टेंस कौन सा बचा है? प्रेजेंट और फ्यूचर में तो परिवर्तन नहीं होता है। अगला टेंस है कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर पास्ट टेंस हो। कौन सा टेंस हो? पास्ट में कितने टेंस होते हैं? 4। कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर पास्ट टेंस हो तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी प्रोनाउन है उस प्रोनाउन में चेंज किया जाएगा और टेंस में भी परिवर्तन किया जाएगा। यानी राइट क्लिक है, यानी कि इन दोनों में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा कैसे, वो बाद की बात है। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो, यहीं से हम समझ सकते हैं कंफ्यूजन हमारी पैसिव वॉइस वाली और नरेशन वाली यहीं से दूर हो सकती है कि नरेशन जो होते हैं वो पास्ट में होने चाहिए। पास्ट में है तभी तो चेंज हो रहा है टेंस में, प्रेजेंट में तो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है नरेशन से हमें यही मतलब रखना है कि जो भी नरेशन हम पढ़ेंगे वो नरेशन इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सभी किस में होने चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। अगर मैं कहूं विल, तो विल प्रेजेंट की बात है, अगर विल का वुड कर दिया तो वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। होना पहले कहां होना चाहिए? इन्वर्टेड कोमा के बाहर। सबसे पहले हम यहां देखेंगे, इन्वर्टेड कोमा के बाहर हम देखेंगे, यानी रिपोर्टिंग पार्ट में देखेंगे कि पास्ट टेंस है क्या? पास्ट टेंस है, फिर हमें टेंस चेंज करना है। अगर पास्ट टेंस नहीं है, पास्ट के अलावा दो टेंस और है, प्रेजेंट या फ्यूचर, अगर वो है तो हम प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन कर देंगे, लेकिन टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। टेंस संबंधी परिवर्तन करने का मतलब प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट ही रखेंगे। अगली बात है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले इन पर बात करेंगे कैसे होगा। ये वापस इस प्रकार से लिख रहा हूं
कि जो भी परिवर्तन होंगे टेंस से संबंधित और प्रोनाउन से संबंधित वो इस जेल खाने के अंदर होंगे। यानी कि जो भी परिवर्तन है, जो भी हम चेंजेस करेंगे वो यहां करेंगे। किसको देखकर? बाहर देखकर। हम बाहर देखकर परिवर्तन करेंगे कि बाहर कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा नाउन है, इसको देखकर हम कैसे परिवर्तन। देखो परिवर्तन फिर बता रहा हूं, कहां पर करेंगे? यहां पर। यहां पर तो एक ही चेंज होगा, वो चेंज कौन सा होगा वो हम पढ़ लेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है, परिवर्तन जो भी करना है इनमें चेंज करना है। किसके अंदर? इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले पार्ट में हम चेंजेस करेंगे। चाहे टेंस का, मैंने टेंस भी यही लिखा था ना कि टेंस में चेंज होगा, प्रोनाउन में चेंज होगा। बताओ ये कब, किस में चेंज होगा, कब होगा? जब इन्वर्टेड कोमा के बाहर कौन सा टेंस हो? पास्ट टेंस हो तो। ठीक है, तो जितने भी परिवर्तन करेंगे वो अंदर यहां करेंगे। किसको देखकर? बाहर देखकर। ये इतना याद रह गया तो लगभग हमें प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन समझ में आ जाएंगे और टेंस से संबंधित परिवर्तन भी समझ में आ जाएंगे। कैसे? देखो अब हम कुछ उदाहरण करते हैं। तो दो, मैं कह रहा हूं यहां पर ये फिर ये, तो इतना तो पता चल रहा होगा कि दो सेंटेंस है, एक तो इसके अंदर वाला, एक इसके बाहर वाला, रिपोर्टिंग पार्ट का, एक रिपोर्टेड पार्ट का, दो सेंटेंस है। अगर मैं लिखूं राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना बताना है कि कौन कौन से परिवर्तन होंगे। तो सबसे पहले हम कहां देखेंगे? बाहर देखेंगे। बाहर का मतलब इन्वर्टेड कोमा के बाहर देखेंगे कौन सा टेंस है। तो देखते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सेज टू से यानी कहना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में ऐसे एस आ रहा है, यानी ये वर्ब है, हमारी वर्ब की 5 फॉर्म है। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमें कहां देखना है? बाहर देखना है। बाहर हमने देखा तो हमने देखा कि वर्ब की 5 फॉर्म है, और 5 फॉर्म है तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है? 5 फॉर्म किस में आती है? सिंपल प्रेजेंट कह दो या प्रेजेंट सिंपल बोल दो, इसमें है। तो बताओ अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या क्या परिवर्तन होंगे? बताओ, टेंस में चेंज होगा क्या? टेंस में चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के बाहर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। बट टेंस में चेंज नहीं करेंगे। कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब आई हुई है एम, एम के 2 भाई और हैं, इज, आर, एम। बताओ प्रोनाउन चेंज होंगे कि नहीं होंगे? प्रोनाउन में चेंज होगा। अब बताओ चेंज कौन से प्रोनाउन में करेंगे? जितने भी चेंज है वो कहां होते हैं? वो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन, कहा है कि प्रोनाउन में चेंज। मैंने कहीं नाउन का नाम लिखा है क्या नाउन में चेंज होगा? मैंने कहा प्रोनाउन में चेंज करेंगे। तो अब अंदर वाले प्रोनाउन में या बाहर वाले में? इस जेल से मुक्ति चाहिए तो अंदर ही परिवर्तन करना पड़ेगा हमें। तो अंदर परिवर्तन है तो प्रोनाउन कौन कौन से? एक तो ये रहा आई प्रोनाउन है, ये हमने इसमें एडजेक्टिव में पढ़े हैं, वैसे इनमें भी हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये दो है, दो चेंजेस हम इसमें करेंगे। प्रोनाउन चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज कर देंगे, कैसे होंगे वो बात की बात है। टेंस में चेंज होगा? नहीं होगा। अब प्रोनाउन में चेंज होगा तो मान लेते हैं आई की जगह ही हो जाएगा, तो ही मान लेते हैं। मानना क्या है, यहां पर ही होगा। कैसे होगा वो थोड़ा बहुत हमारा पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं यहां पर ही होगा। कैसे हुआ, बात की बात है। तो ही के साथ एम आएगा या इसका दूसरे भाई आएंगे। तो ही सिंगुलर है तो एम के 2 भाई और हैं, इज और आर। तो ही के साथ क्या लगाते हैं? इज। यानी टेंस में तो चेंज नहीं किया ना मैंने भाई, सब्जेक्ट को देख अगर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर आ गई है, यानी ही है तो ही के साथ इज लगाएंगे। अगर आई है तो एम लगाए, फिर वी हो जाता तो आर लगा देते। है तो एक ही फैमिली के ना, तो यानी टेंस में कोई परिवर्तन हमने नहीं किया।
तो परिवर्तन नहीं होगा। किस कारण नहीं हुआ? क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के बाहर प्रेजेंट टेंस था। कब चेंज होता? अगर पास्ट होता तो। फ्यूचर होता तो भी चेंज नहीं होता। वाक्य और करते हैं। राकेश सेड रोहित प्लेज क्रिकेट। तो बताओ, हमने जितना पढ़ा उनमें से बताना है कि क्या चेंज होगा और क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले चेंज कहां करने हैं? इन्वर्टेड कोमा के अंदर। किस किस को करने हैं? एक तो टेंस चेंज होता है, एक प्रोनाउन चेंज होता है, एक टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन होते हैं। टेंस, प्रोनाउन, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन एक बार में ही कर लेंगे, वो अभी इसमें नहीं है। इनमें दो में चेंज हम मान रहे हैं कि इनमें चेंज होता है। तो बताओ टेंस में कब चेंज होगा? टेंस में परिवर्तन कब होगा? कब होगा टेंस में परिवर्तन? जब इन्वर्टेड कोमा के बाहर क्या हो? पास्ट टेंस हो। तो हम यहां टिक लगा देंगे राइट का। प्रेजेंट या फ्यूचर है तो रॉन्ग कर देंगे कि नहीं, चेंज नहीं करेंगे। प्रोनाउन तो दोनों में ही चेंज होते हैं, तो प्रोनाउन का तो पहला ही लगा लेता हूं, चेंज होगा। कहां पर चेंज होंगे? इनके अंदर। अब देखो बाहर देखो, ये हमारा राकेश सब्जेक्ट है, कहने वाला। सेड, सेड यानी से, SAY, से यानी कहना। तो राकेश है तो सेज आना चाहिए था, क्योंकि दो ही टेंस होते हैं जिनमें किसका प्रयोग नहीं होता है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो नहीं है, तो ये राकेश किसी का नाम है। प्रेजेंट सिंपल होता तो S लगा हुआ होता, नहीं है। इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म भी सेड होती है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो बताओ इन्वर्टेड कोमा के बाहर कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस हो गया। इन्वर्टेड कोमा के बाहर अगर पास्ट टेंस हो तो बताओ, प्रोनाउन भी तो सब में चेंज होता, टेंस भी चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। टेंस में परिवर्तन हम करेंगे। समझ में आ गया होगा? अब कैसे होगा? देखो प्रोनाउन कौन से चेंज करने हैं? अंदर हैं जो, तो अंदर प्रोनाउन कोई है ही नहीं। देख लो, रोहित किसी का नाम है, प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। प्रोनाउन है ही नहीं तो क्या चेंज करें? तो रोहित का रोहित ही रखेंगे। समझ में आ रहा होगा? तो यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी। हमने देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आराम से पढ़नी है। कि एक बात पढ़ ली है कि टेंस और प्रोनाउन में परिवर्तन कब होते हैं? जब इन्वर्टेड कोमा के बाहर पास्ट टेंस हो। ठीक है, उसके बाद में प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे। किसमें नहीं करेंगे? टेंस में। अब बताओ इसमें चेंज होगा कि नहीं होगा? राम विल से टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो सबसे पहले कहां देखना है? इन्वर्टेड कोमा के बाहर। इस बाहर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग। बाहर ING, अंदर ED। बाहर देखो, राम सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है। तो बताओ कौन सा टेंस है? विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा टेंस है? फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल टेंस है। फ्यूचर सिंपल है तो बताओ अंदर कौन कौन से परिवर्तन होंगे? नाउन का, प्रोनाउन का परिवर्तन होगा या नहीं होगा? प्रोनाउन का तो सब में ही होता है। टेंस का परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेंस में कोई चेंज हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने बाहर देखा कि बाहर जो है फ्यूचर सिंपल टेंस है। बात समझ में आ गई? फ्यूचर और
प्रेजेंट होता है तो चेंज नहीं करते हैं टेंस में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चेंज नहीं करेंगे। प्रोनाउन कैसे चेंज होता है वो बाद की बात है। हम वाक्य कैसे करेंगे ये बताओ। एक ये रहा प्रोनाउन, इसमें चेंज करेंगे। एम हेल्पिंग वर्ब है, इसमें चेंज नहीं करेंगे। तो एम है आई के कारण। अब आई अगर चेंज हो गया तो मान लेते हैं आई के यहां पर क्या होगा, ही होगा। कैसे हुआ, बाद की बात। यहां आई का क्या होगा, ही। तो ही के साथ एम लगाऊंगा क्या मैं, एम नहीं लगता। ही के दो भाई और हैं, इज और आर। तो ही सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इतनी बात समझ में आ गई है तो हम आगे की बात करते हैं। मैं आपको इतना काम जरूर दे रहा हूं कि आज के दिन में आपको वापस सेंटेंस देखने कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अगर आपने ये देख लिए तो कन्फर्म है नरेशन बहुत जल्द ही समझ में आ जाएंगे। अब हमें अगला काम करना है कि हमें कुछ वर्ब याद करनी है। कुछ वर्ब हमें याद करनी है। पहली एक वर्ब है से यानी कहना। ठीक है, से यानी कहना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होगी, सेड। थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेड। फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म यानी कि सेइंग। और पांचवी फॉर्म यानी कि एस या ईएस। से यानी क्या होता है, कहना। ये वर्ब हमें याद रखनी। अब इसका एक रूल होता है, ये रूल इस से के साथ याद कर लो आप कि अगर से, मैं एक से ही लिख रहा हूं, आपको सभी मानने से सब लिख देता हूं। सेड, सेड, सेइंग और सेज। फिर मैं यहां इतनी एक ये लाइनें खींचता हूं, कोमा का यूज किया, इन्वर्टेड कोमा लगाई, ये रूल आपको याद रखना है कि अगर कहां आएगा से, इन्वर्टेड कोमा के बाहर। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर अगर से है तो से के बाद में हमेशा अगर ऑब्जेक्ट आता है तो टू लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, टू। कब लगाएंगे, मैं यहां जगह छोड़ रहा हूं, यहां क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। किसके बाद में, से के बाद में। से की कोई भी फॉर्म होती है तो उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो से के साथ क्या लगाना पड़ता है, टू। अगर मैं वाक्य लिखूं तो राम सेज मी। ठीक है, अंदर वाला वाक्य एक बार छोड़ देते हैं। अब मैं आपको पूछूं कि ये वाक्य सही है क्या, ये वाक्य सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि सेज के बाद में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। राम सेज टू मी। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मैं अगर ऐसे लिखूं तो राम सेज। अब ये सही है क्या, अब आप कहोगे ये सही है। सही क्यों है, क्योंकि सेज के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया हुआ है। ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया है तो हमें टू लगाने की आवश्यकता नहीं है और नहीं ही हम लगाएंगे। अगर इतनी बात समझ में आ गई है, आगे आपको समझ में आ गई होगी कि से के बाद में क्या हो, ऑब्जेक्ट होगा तो टू लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से ही रखेंगे। सेज है, सेड है, जो भी है। ये बातें आपको आज समझ में आ गई होगी। तो ये पहली वर्ब है। कल हम इन वर्ब से आगे स्टार्ट करेंगे कि कौन सी वर्ब होती है, जिसका मतलब क्या होता है। आज हमने पढ़ा है कि जो से है इसकी ये वर्ब होती है। से का रूल क्या होता है,
से के बाद में मैं एक ही लिख रहा हूं, टू है तो यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर वाक्य यहां से होगा। और अगर से के बाद में डायरेक्ट ही कोमा लगाई हुई है तो ये वाक्य सही है और ये वाक्य भी सही है। टू कब लगेगा, जब ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से रहने दो, से का से यानी सेड हो तो सेड का सेड रहने दो, ठीक है ना, जो भी है ये। तो इतनी बात आपको आज समझ में आई होगी। कल हम इससे आगे करेंगे। नरेशन जो पार्ट है वो हम आराम से चलाएंगे ताकि आपको पूरी बात इनकी समझ में आ जाए और आप पैसिव वॉइस इसके साथ में रखेंगे, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको आज सेंटेंस देखने हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।